जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग चैप्टर 6 जनरल साइंस फिजिक्स का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हम लोग ने लाइट के बारे में, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे फिनोमेनन्स हमने अपने पुराने पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़े हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके देखिए, क्योंकि वो बेस है, इसके ऊपर ये सारे फिनोमेनन्स हम लोग ने पढ़े हैं। तो हम लोग इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेंस में कैसे रिफ्रैक्शन होता है, कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग रेनबो पढ़ेंगे, रेनबो के से रिलेटेड प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ फिनोमेनन बचे हुए हैं हमारे, जैसे स्कैटरिंग, पोलराइजेशन और इंटरफेरेंस, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इन सबको पढ़ने के बाद इनके जो प्रॉपर एप्लीकेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उनको आराम से एनालाइज करेंगे इन फिनोमेनन्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज पार्ट 4 की तरफ। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लेंस की। ठीक है, लेंस की बात करेंगे और रिफ्रैक्शन कैसे होते हैं लेंस के अंदर, इन सारी बातों को हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में। इससे पहले हम लोग ने रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल, ये सारे फिनोमेनन्स देख रखे हैं लाइट के। ठीक है, यहाँ पे लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है लेंस के अंदर, ये देखेंगे। तो लेंस क्या होता है? लेंस एक होमोजीनियस मीडियम है, याद रखिएगा, एक होमोजीनियस मीडियम है, मतलब एक ही तरीके का मीडियम है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मीडियम है, जिसमें से दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं दो। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेज होते हैं दो। ये जो दो सरफेस हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि एक कर्व्ड हो और दूसरे की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसकी मटेरियल की है वो डिफरेंट हो सराउंडिंग से। ठीक है, मतलब इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग हो इसकी सराउंडिंग से। ठीक है, सराउंडिंग मैटर से इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होनी चाहिए, और क्या है, और ये होना चाहिए कि एक कर्व्ड सरफेस हो एटलीस्ट। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस में भी स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, इलेप्टिकल, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा लेंस क्या है, ये होमोजीनियस मीडियम है सराउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, दो कर्व्ड सरफेसेस हैं और वन कर्व्ड एंड अनदर प्लेन सरफेस, या तो एक कर्व्ड सरफेस होगा या एक प्लेन सरफेस होगा, ऐसा भी हो सकता है लेंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, तो हम लोग ने अपने पुराने चैप्टर पार्ट 1, पार्ट 2 में देखा था कि कैसे रिफ्रैक्शन रोल प्ले करता है स्फेरिकल मिरर्स में। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स मतलब कौन कौन से मिरर्स थे उसमें हमने कॉन्वेक्स मिरर्स की बात की थी और कॉनकेव मिरर्स की बात की थी। ठीक है, आपको याद आ रहा है कि नहीं कुछ, जब हम लोग ने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर की बात की थी, कैसे रिफ्रैक्शन होता है, वो कहाँ पे इन्वर्स होता है, कहाँ पे आउटवर्स होता है, ये सारी बातें हमने की थी। ठीक है, आपको याद होगा, आशा करते हैं। और फिर हमने उसके यूजेस देखे थे कि कहाँ कहाँ यूजेस हैं कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के। तो कॉनकेव मिरर हल्का सा अच्छा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर में हम लोग ने देखा था, कॉनकेव मिरर में क्या देखा था, कॉनकेव मिरर हम लोग का ऐसे कुछ बना था। ठीक है, जो कर्व्ड होता है इनवर्ट्स, इनवर्ट कर्व्स होता है, और पॉलिशिंग सरफेस जो होता है बाहर होता है। ठीक है, कर्व्ड होता है इनवर्ट्स, ये जो है इनवर्ट्स कर्व्ड है, और पॉलिशिंग सरफेस जो इसका होता है वो बाहर होता है। ठीक है, इसी के ऑपोजिट हमने कॉन्वेक्स देखा था, जिसका पॉलिशिंग सरफेस इनसाइड होता है और जिसका कर्व्ड आउटर होता है। ठीक है, ये कर्व्ड जो है ये आउटर साइड में होता है और पॉलिशिंग जो है इनसाइड होती है। ठीक है, ये हमने देखा था कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद इनके हमने एप्लीकेशन देखे थे कि कैसे लाइट अगर इन पे पड़ती है तो कैसे एक्ट करती है। तो हमने कॉनकेव मिरर में देखा था कि शेविंग की तरह यूज़ होता है, रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ होते हैं, डॉक्टर्स डेंटल प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करती है। उसी तरीके से हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखा था कि ये स्ट्रीट लैम्प्स में यूज़ होते हैं, रियर व्यू मिरर जो हमारे बाइक्स और कार्स में, व्हीकल्स में लगे रहते हैं, जो भी मिरर्स लगे रहते हैं, जो भी पीछे दिखती हैं व्हीकल्स, वो रियर व्यू मिरर की तरफ देखती हैं, की तरीके से दिखती हैं, की वजह से दिखती हैं। ये सारी बातें हमने की थी। अब यहाँ पे हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है स्फेरिकल मिरर से, मतलब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, इसका नाम सही समझ में आ रहा है, ये कन्वर्जिंग लेंस है, बिकॉज इट कन्वर्जेस द पैरेलल लाइट रेज एट वन पॉइंट। ठीक है, तो मतलब अगर ये पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है, ये पैरेलल रेज आ रही हैं, इनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है ये कॉन्वेक्स लेंस। ये देखिए, यहाँ पे आके सारी पॉइंट कन्वर्ज हो गई, यहाँ पे आके सारी रेस कन्वर्ज हो गई। ठीक है, यहाँ पे आके सारी रेस कन्वर्ज हो गई। फिर से एक बार देखिए, ये अलग अलग रेज आ रही हैं। ठीक है, अलग अलग रेज आ रही हैं, ये अलग रे है, ये अलग रे है, ये अलग रे है,
ये अलग रहे, ये अलग रहे, ये अलग रहे, ये अलग रहे, ये, और ये कहाँ के कन्वर्ज हो रही है, यहाँ की कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ की ये कन्वर्ज हो रही है, इसको कॉन्वेक्स सरफेस कहते हैं, ठीक है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, ठीक है। इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं क्लोज अपीयर होते हैं, मतलब पास में दिखते हैं, ठीक है, और पास हैं तो लार्जर भी दिखेंगे। एंड देयर इमेजेस आर रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। कन्वर्जेंस हो गया तो मतलब आपको पास दिखेंगी चीज़ें, ठीक है। कन्वर्जेंस हुआ, सबसे पहले क्या हुआ यहाँ पे, कन्वर्जेंस हुआ, कन्वर्जेंस हो गया, कुछ कन्वर्ज हो रहा है तो आपको चीज़ें पास दिखेंगी, ठीक है। कन्वर्जेंस हुआ तो चीज़ें पास दिखेंगी, जो चीज़ पास है वो आपको बड़ी दिखेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए चंद्रमा जो है बहुत पास है अपने, तो चंद्रमा बड़ा दिखता है, पर जो स्टार्स है बहुत ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं, ठीक है। तो जो चीज़ पास है वो लार्जर होगी, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का यही फिनोमेनन है, पहले रेज वो कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज होने की वजह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लोजर दिखते हैं, पास में दिखते हैं और बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े दिखते हैं। जैसे आप वो लेंस देखते हैं ना, वो मैग्नीफाइंग लेंस, तो क्या करता है, वो सारी रेज को एक तरफ कन्वर्ज करके क्लोजर और बड़ा बना देता है, ठीक है, क्लोज ले आ देता है और बड़ा बना देता है, ठीक है। एंड देयर इमेजेस आर रियल, जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, ठीक है, रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, ठीक है, उल्टी होगी, याद रखिएगा, उल्टी होगी, इन्वर्टेड होगी थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये किस लिए यूज होगा, फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए, ठीक है, हमको दूर की चीजें नहीं दिख रही हैं, ठीक है, फार साइटेडनेस को दूर करने के लिए, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं, आई डिफेक्ट इन विच नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल, ठीक है। फार साइटेडनेस में क्या होता है, जो पास की चीज़ें हैं वो नहीं दिखेंगी, ठीक है। पास की चीज़ें कब नहीं दिखेंगी, जब वो जो रेज हैं जो कन्वर्ज नहीं हो रही होंगी किसी भी ऑब्जेक्ट में, जिसकी वजह से वो अजीब सी धुंधली धुंधली छोटी सी दिखेंगी, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्वेक्स लेंस वाला चश्मा लगा लिया, तो कॉन्वेक्स लेंस हमारा क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट हम पास के ऑब्जेक्ट को, नज़दीक के ऑब्जेक्ट को देखेंगे, वो क्या होगा, वहाँ पे सारी रेज हमारी कन्वर्ज हो जाएंगी, आई की जो रेज है वो कन्वर्ज हो जाएंगी। कन्वर्जेंस की वजह से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट्स हम देखना चाहते हैं वो बड़े बड़े दिखेंगे, ठीक है। वो क्या दिखेंगे, वो पास दिखेंगे, सबसे पहले तो कन्वर्ज होके पास दिखेंगे, और पास कोई चीज़ दिखेगी तो वो बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो पास होंगे और क्या होगा, बड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो फार साइटेडनेस है या जो भी हाइपरमेट्रोपिया जिसे हम कहते हैं वो हमारा क्योर हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस से, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से क्यों होगा, क्योंकि जब पास की चीज़ें तब नहीं दिखती हैं जब हमारी रेज डाइवर्जेंट होती है, ठीक है, जब हमारी जो रेज होती हैं, आई की रेज होती हैं, देखने वाली जो शक्ति होती है वो डाइवर्जेंट होती है, जब कन्वर्ज हो जाएंगी तो वही चीज़ आपको बहुत ही साफ सुथरी दिखाई देने लग जाएगी, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम है, कॉन्वेक्स लेंस का यही काम है कि कॉन्वेक्स लेंस डाइवर्जेंस जो डाइवर्ज रेज हैं उनको कन्वर्ज कर देता है, जो डाइवर्जेंट पैरेलल रेज हैं उनको कन्वर्ज कर देता है एक जगह। कन्वर्जेंस से क्या होता है, चीज़ें पास आ जाती हैं, पास आने की वजह से क्या है, वो चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं, साफ दिखती हैं, एकदम स्पष्ट दिखती हैं, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस का काम है। तो हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेज जो होती हैं, जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं, उनको एक पॉइंट पे कन्वर्ज किया जाता है। कन्वर्ज होने की वजह से क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो पास दिखते हैं, पास होंगे तो बड़े बड़े दिखते हैं, और जो भी इमेज दिखती है हमें वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है, ठीक है, इन्वर्टेड होती है वो, ठीक है, जो इमेज हमें दिखेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कॉन्वेक्स लेंस की फीचर्स हैं और क्या इम्पैक्ट जो लाइट रेज हैं, जो पैरेलल लाइट रेज हैं, वो क्या इम्पैक्ट करती हैं लेंस पे, कॉन्वेक्स लेंस पे स्पेशली, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉनकेव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की बात हो गई कि कन्वर्जेंस लेंस है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की अब बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस के बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस जो है इज थिन एट द सेंटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ हमने एक चीज़ मिस कर दी, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो थिक इन सेंटर होते हैं, ठीक है। सेंटर में क्या है, ये देखिए सेंटर थिक है इसका, ठीक है, सेंटर क्या है इसका, थिक है ये, बट थिन एट सेंटर, यहाँ थिन है सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे थिक है और कॉर्नर पे सॉरी थिन है, ठीक है, कॉर्नर पे थिन है, ये देखिए ये ऐसे बनी है ना कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये देखिए ये इसका चौड़ा है, ठीक है, ये इसका थिक है, चौड़ा है, ठीक है, और ये जो ये है ये थिन है, ठीक है, कॉर्नर्स थिन है, कॉर्नर्स क्या है, थिन है, और सेंटर में क्या है, थिक है, ठीक है। इसी के ऑपोजिट कॉनकेव लेंस ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा। तो इसका सेंटर देखिए, इसका सेंटर ज़्यादा बड़ा था, ये इतना सेंटर था, इसका सेंटर इतना ही है, तो इसका सेंटर थिन है पर इनका जो
कॉर्नर है वो थिक है, ये देखिए पूरा थिक है कॉर्नर, ठीक है, कॉर्नर थिक है पर सेंटर थिन है। इसी के ऑपोजिट कॉनकेव में क्या था, सेंटर जो था वो थिक था और कॉर्नर जो है वो थिन था, ठीक है। अब ये कन्वर्जेंट रेज को कन्वर्ज करते थे, तो ये क्या करेगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, इसी का उल्टा नोन एज डाइवर्जेंट लेंस, बिकॉज इट डाइवर्जेस द पैरेलल लाइट रेज, और इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है, डाइवर्जेंस हो रहा है इसकी वजह से फोकल लेंथ जो हो गई नेगेटिव हो गई। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो दूर के दिखते हैं, दूर के होंगे तो छोटे होंगे, ठीक है, दूर के होंगे तो छोटे होंगे, और इनकी इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, याद रखिएगा, रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस देगा और वर्चुअल इमेज हमें कॉनकेव लेंस देगा, ठीक है। कॉनकेव लेंस से क्या क्योर हो सकता है, तो नियर साइटेडनेस या मायोपिया, ठीक है, ये एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, दूर की जो चीज़ें हैं वो हमें क्लियरली नहीं दिखती है, ठीक है, ये आई डिफेक्ट है इन विच फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल, ठीक है। तो हमारी जो रेज हैं वो कन्वर्जेंस तो कर पा रही हैं पर डाइवर्जेंस नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दूर की चीज़ें हमें सही से नहीं दिखती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस जो है डाइवर्जेंस क्रिएट करेगा, जो भी पैरेलल रेज है डाइवर्ज क्रिएट करेगा, बड़ी दूर की चीज़ें हैं तो बहुत दूर तक डाइवर्जेंस होगा तभी वो चीज़ें हमें दिख पाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, हमें दूर की चीज़ें साफ से दिख पाएंगी जब हम कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की बात की। लेंस के बारे में देखने के बाद अब हम लोग लेंस के पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप चश्मा लगाते हैं तो पता होता है आपकी पावर कितनी है, ठीक है, राइट ग्लास में कितनी है, राइट लेंस में कितनी है, और लेफ्ट ग्लास में या लेफ्ट लेंस में कितनी पावर है। तो पावर क्या होता है, पावर जो है लेंस की एक्सप्रेस की जाती है डायोप्टर में, ठीक है। पावर की जो लेंस है, पावर लेंस की जो पावर है सॉरी, वो डायोप्टर में मेजर की जाती है, ठीक है। किसमें मेजर की जाती है, तो डायोप्टर में मेजर की जाती है। लेंस की पावर क्या होती है पता है आपको, कितना डेविएशन ये क्रिएट कर रही है, ठीक है। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम रेलेवेंट है क्योंकि डीप टॉपिक है, फिर भी हम हल्का सा आपको बता देते हैं कि पावर ऑफ लेंस जो होती है वो मेजर ऑफ डेविएशन होती है, ठीक है, कितना लाइट डेविएट हो रही है या कितनी रेज डेविएट हो रही हैं उस लेंस से, ठीक है। एक ये लेंस है, ठीक है, ये मान लीजिए लेंस है, ठीक है, ये लाइट यहाँ से ऐसे आई तो कितना डेविएट हो रही है, या इधर जा रही कितना डेविएट हो रही है, इसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ज़्यादा डेविएट होगी तो ज़्यादा पावर ऑफ लेंस होती है, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस होती है किसके बराबर, 1/फोकल लेंथ, 1/फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ 1/फोकल लेंथ। यूनिट क्या है, यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। तो बस याद रखिएगा पावर ऑफ लेंस क्या है, पावर ऑफ लेंस है 1/फोकल लेंथ, ठीक है। और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है वो पॉजिटिव होती है, और जो कॉनकेव लेंस की पावर होती है वो निगेटिव होती है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इफ देयर आर नंबर ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट देन इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज गिवन बाय 1/f इज इक्वल टू f1 f2 f3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये आप एक चीज पढ़ लीजिएगा, मिरर का फॉर्मूला याद रखिएगा। मिरर का फॉर्मूला रिलेट्स इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। इट इज गिवन बाय 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मतलब इमेज डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है मिरर से, और फोकल लेंथ कितनी है मिरर, स्फेरिकल मिरर की, ये डिटरमिन करता है मिरर का फॉर्मूला, ठीक है। ये एक हल्का सा आप याद रखिएगा, चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। पावर ऑफ लेंस हमने देखा किस में है, पावर ऑफ लेंस जो मेजर की जाती है वो किस में मेजर की जाती है हमने देखा, तो वो डायोप्टर में मेजर की जाती है। पावर ऑफ लेंस कितनी होती है, 1/फोकल लेंथ इन मीटर, ठीक है। और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस क्या होती है, कॉन्वेक्स लेंस की पावर होती है हमेशा पॉजिटिव, और कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, ये होती है नेगेटिव, ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर मिरर का फॉर्मूला हमने देखा, 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। ये टोटल फॉर्मूला है मिरर का। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो लेंस टाइप्स होते हैं हमारे कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, वो कैसी इमेजेस बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन अलग अलग होती है। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, जहाँ से रेज निकल रही है, जहाँ से लाइट आ रही है, उनकी पोजीशन जो है अलग अलग होती है, तो कैसे कैसे अलग अलग टाइप्स की इमेज बनती हैं, ठीक है, या उन इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कन्वेक्स लेंस के बारे में, ठीक है। कन्वेक्स लेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा है, ये रेज को कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। कोई भी रेज कहीं से आ रही है तो एक जगह अगर कन्वर्ज हो रही है तो वो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से
कन्वर्ज होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए अब यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। अगर पोर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पे है, मतलब मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, सूरज है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे सूरज है, ये डायग्राम को आप रेफर करिए। तो इसकी जो रेज होंगी, ये थोड़ा सा और हम बड़ा सूरज बना देते हैं, ये सूरज है, तो जो इससे रेज निकल रही है ये पैरेलल टाइप की है, ठीक है, पैरेलल टाइप की है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। अब ये क्या करेगा, ये एक तरफ कन्वर्ज कर देगा। इसका क्या काम है, कन्वर्जेंस काम है, ठीक है, इसका काम क्या है, कन्वर्जेंस का है। एक ही जगह पे सारी रेस को कन्वर्ज कर देना, इसका काम क्या है, कन्वर्जेंस का काम है, ठीक है। तो ये जो इमेज बनाएगा ये हाईली डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड क्यों होगी, क्योंकि इसका काम ही है कि जितनी बड़ी रेज आ रही है उनको कन्वर्ज कर देना, ठीक है, तो डिमिनिश्ड होंगी। इन्वर्टेड होंगी, इन्वर्टेड क्यों होंगी, क्योंकि ये जो ये लेंस है, लेंस से जब कन्वर्ज होगी तो उल्टी कर देगा इसको, ठीक है, इसको उल्टी कर देगा। उल्टी कर देगा क्यों, क्योंकि यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सारे फिनोमिनन हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये उल्टी इमेज क्रिएट करेगा, ठीक है। कहाँ पे, फोकल पॉइंट पे। फोकल पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ पे कन्वर्जेंस पॉइंट होता है, ठीक है। फोकल पॉइंट वो होता है जहाँ पे सारी रेज जो है कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, इसको कहते हैं फोकल पॉइंट। रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज क्यों बनेगी, क्योंकि जो भी रेज इसकी आ रही हैं सूरज की, वो हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, ठीक है। आप इमेजिन करिए कोई मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप सूरज को देखते हैं या उसको कॉन्सेंट्रेट करने की, उनकी रेस को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ही छोटा सा सूरज दिखाई देता है, ठीक है, छोटी सी गोली सी दिखाई देती है, सर्किल टाइप की, वो सूरज की रेज होती है जो कि कन्वर्ज होके इन्वर्टेड फॉर्म में बहुत ही रियल इमेज बनाती है, ठीक है, बहुत ही रियल इमेज बनाती है। इसका एग्जाम्पल है टेलीस्कोप फोकसिंग डिस्टेंट स्टार, ठीक है। तो टेलीस्कोप क्या करता है, बहुत दूर के जो स्टार्स हैं उनकी जो लाइट है उनको कन्वर्ज कर देता है छोटे में, उनको कन्वर्ज कर देता है छोटे में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फिर इससे क्या इमेज बनती है, इससे हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनती है, इन्वर्टेड बनती है फोकल पॉइंट पे, ठीक है, फोकल पॉइंट पे जहाँ पे रेस कन्वर्ज हो रही है। और ये इमेज कैसी होती है, ये रियल होती है, ठीक है। याद रखिएगा कॉन्वेक्स हमेशा ही रियल इमेज बनाती है, एक केस को छोड़ के, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो जब इन्फिनिटी पे था तब कैसी इमेज बनी, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल। नेक्स्ट है, अब जो ऑब्जेक्ट है वो पोजीशन बदल के थोड़ा सा पास आ गया है, ठीक है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में आ गया है, ठीक है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में आ गया है, इस लेंथ पे आ गया है। इन्फिनिटी यहाँ थी, ये इन्फिनिटी है मान लीजिए, ठीक है, इन्फिनिटी है, इसके बीच में कहीं आ गया है, ठीक है, ये इमेज है ये, ठीक है, ये यहाँ पे ये इसको ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, ठीक है, ये 2f है और ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट रख दिया गया, ठीक है। अब इससे रेज निकल रही है तो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा यहाँ पे भी, ठीक है, ये रेज ऐसे निकल रही है तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएंगी, ठीक है, ये बी पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, ये बी पे यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। अब ये भी कैसी होगी, ये भी डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, डिमिनिश्ड होगी। रियल इमेज तो बन रही है पर डिमिनिश्ड होगी। डिमिनिश्ड क्यों होगी, क्योंकि जितनी दूर से आने वाली रेज होती है वो कन्वर्ज होके डिमिनिश्ड हो जाती है, ठीक है, कन्वर्ज होके डिमिनिश्ड हो जाती है। कहाँ पे फॉर्म होगी, बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। तो फोकल लेंथ 1 और 2f मतलब सेकेंड फोकल लेंथ के बीच में ये फॉर्म होगी, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ये होगी डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है, रियल तो होगी ही, डिमिनिश्ड भी होगी, इन्वर्टेड भी होगी, ठीक है। तो जैसे कैमरा लेंस होता है, किसी माउंटेन की आप फोटो खींचते हैं तो क्या होता है, एक जगह आके कन्वर्ज हो जाता है, ठीक है, एक जगह आके कन्वर्ज हो जाता है। और जब आप फोटो देखते हैं माउंटेन की तो माउंटेन छोटा दिखता है ना, माउंटेन छोटा दिखता है और डिमिनिश दिखता है और रियल रहता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं जब पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी और 2f के बीच होती है, सेकेंड फोकल लेंथ के बीच होती है, सेकेंड फोकल पॉइंट के बीच होती है, तब ये कैसी इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड, इन्वर्टेड और रियल, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारा, अगर 2f पे है, ठीक है, यहाँ 2f पे है, 2f पे है, ठीक है, 2f पे है। अब ये क्या बनेगा, ये एग्जैक्ट इमेज जिसकी साइज इसकी एग्जैक्ट होगी 2f के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पास है, ठीक है, ये पास है जिसकी वजह से इस इतना ही साइज क्या कर सकती है, ये इस इमेज फॉर्म कर सकती है, ठीक है। इन्फिनिटी में इतना दूर था कि इन्फिनिटी को तो बनाया ही नहीं जा सकता है, इन्फिनिटी और 2f के बीच भी इतनी ज़्यादा दूरी थी कि उसकी साइज को इमेज की साइज को मेजर ही नहीं किया जा सकता था। पर जब 2f पे आई तब क्या हुआ, इमेज साइज को मेजर किया जा सकता है क्योंकि कंसिडरेबल डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये ज़्यादा दूर नहीं है लेंस के, ठीक है, ये यहाँ पे तक है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे सेम साइज की इमेज बनती है। और कैसे बनेगी, ऑब्वियसली इन्वर्टेड, कन्वर्जेंस हो रहा है तो इन्वर्टेड और रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। रियल इमेज का मतलब क्या होता है, एक जगह आके ये कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। इसी के ऑपोजिट वर्चुअल इमेज होता है जो कि डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। जब कोई
जब कोई भी रेज अलग अलग दिशा में जाती हैं, डाइवर्जेंट हो जाती हैं, तो वो वर्चुअल इमेज फॉर्म करती है, ठीक है, क्योंकि इनके सेंटर को, इनकी सोर्स ऑफ लाइट को एक जगह कन्वर्ज किया जा सकता है बैकवर्ड्स, पर फ्रंट में ये क्या करते हैं, फ्रंट में ये डाइवर्ज होती हैं, जिसकी वजह से इनको वर्चुअल इमेज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अलग अलग पोजीशंस में अलग अलग ऑब्जेक्ट, अलग अलग पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके की इमेज बनाएंगे। इनके बीच क्या सेम है, तो इनके बीच रियल सेम है, रियल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रियल ऑब्जेक्ट बनाएंगे। डिमिनिश्ड रहेगी कब, जब इन्फिनिटी और इन्फिनिटी और 2f के बीच रहेगी। क्यों? क्योंकि इतनी ज़्यादा दूरी है, उतनी इमेज फॉर्म ही नहीं कर सकती है, ठीक है, उतनी साइज़ की इमेज फॉर्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूरी होती है, जिसकी वजह से जो है ये डिमिनिश्ड इमेज बनाती हैं। और हमने देखा था क्या कॉमन पॉइंट से, तो इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी रहेगी, ठीक है, उल्टी रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्ट होने के बाद ये उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो रियल रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी और डिमिनिश्ड रहेंगी, या सेम ऑब्जेक्ट की रहेंगी अगर 2f पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है तो, ठीक है। ओल्ड फैशन फिल्म प्रोजेक्टर क्या करता था, एक यहाँ पे प्रोजेक्टर था, यहाँ पे स्क्रीन थी, ये ऐसे ऐसे कन्वर्ज कर देता था पूरे प्रोजेक्टर पे, ठीक है, पूरे प्रोजेक्टर पे कन्वर्ज कर देता था विद सेम साइज, क्योंकि जो 2f पे डिस्टेंस था वो कम था कंपेयर्ड विद सन या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 3 केसेस देखे। नेक्स्ट के 3 केसेस हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, ऑब्जेक्ट और पास आ गया, नज़दीक आ गया, किसके नज़दीक आ गया, लेंस के, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट 2f पे था, ठीक है, सबसे पहले हमने देखा इन्फिनिटी पे था, फिर इन्फिनिटी और 2f के बीच यहाँ कहीं आया था, फिर 2f पे आया था। जब 2f पे ऑब्जेक्ट आया तो इमेज क्या हुई, वो सेम साइज की बनी थी, ये अभी हमने जस्ट देखा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या हुआ है, नज़दीक आ गया है, तो इमेज कैसी हो जाएगी, ऑब्वियसली बड़ी हो जाएगी। पास में जाएंगे तो ऑब्जेक्ट कैसी होगी, इमेज कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। आप खुद ही ये इमेजिन करिए, जब आप शीशे के पास जाते रहते हैं तो आपकी इमेज बड़ी होती जाती है, ठीक है, आपकी इमेज जो होती है, फॉर्म होती है, वो बड़ी होती जाती है। आपकी कैसी इमेज बनती है, रियल इमेज बनती है और इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है, जब नज़दीक आते जाएगा लेंस के ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, जो इमेज फॉर्म हुई है वो एनलार्ज हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी और बियॉन्ड 2f बनेगी। मतलब अब इधर घट रही है, इधर दूरी घट रही है, इधर बढ़ रही है, इमेज फॉर्मेशन की दूरी बढ़ रही है, ठीक है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब घटेगी तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बढ़ेगी, जब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट घटेगी तो इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ पोजीशन पास आ रही है तो ये इमेज की जो पोजीशन है, इमेज की जो साइज है वो बढ़ती जाएगी, और इमेज के बीच की जो दूरी है, इमेज और लेंस के बीच की जो दूरी है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा अगर 2f और f के बीच में है, ये 2f और f के बीच में है, तो क्या होगा, रियल इमेज फॉर्म होगी, इन्वर्टेड होगी और बियॉन्ड 2f होगी, ठीक है, बियॉन्ड 2f, क्योंकि इधर से नज़दीक आते जाएंगे तो जो इमेज फॉर्म हो रही है फोकल लेंथ से वो दूर होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है f पे, अगर फोकस f पे आ गई, कोई ऑब्जेक्ट f पे आ गया तो और नज़दीक आ गया, तो कैसी इमेज बनेगी, हाईली एनलार्ज, इन्वर्टेड, और अब इन्फिनिटी पे ये जाके बनेगी, ठीक है। इमेज की कैरेक्टर्स जो होगी ये यहाँ पे कहीं जाके कन्वर्ज होगी, ठीक है, यहाँ के पे जाके कहीं कन्वर्ज होगी, ठीक है, यहाँ पे जाके मतलब इन्फिनिटी में जाके कहीं कन्वर्जेंस होगी, ठीक है। फ्लैश लाइट फोकसिंग लाइट इनटू बीम, ये इसका एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रियल इमेज फॉर्म होगी, हाईली एनलार्ज हो जाएगी क्योंकि बहुत ही नज़दीक आ गया है ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा तो क्या होगा, जो साइज है इमेज का वो बढ़ेगा, और जो कन्वर्जेंस पॉइंट है वो भी बढ़ेगा, वो भी दूर होता जाएगा। जब पोजीशन पास आती जाएगी, ऑब्जेक्ट पास आता जाएगा लेंस के, तो कन्वर्जेंस पॉइंट जो है f जो है वो दूर होता चला जाएगा, ठीक है, ये हमने देखा। अब ये इंपॉर्टेंट केस है, आप याद रखिएगा, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच आती है, ये देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर किसका, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है, और ये फोकस है, जब इसके बीच आ जाती है कोई भी ऑब्जेक्ट, इसके बीच आ गया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज फॉर्म होगी वो एनलार्ज तो होगी और वो अपराइट होगी, ठीक है, अपराइट होगी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, अपराइट होके सेम साइड एज ऑब्जेक्ट फॉर्म करेगी, और ये जो इमेज होगी ये वर्चुअल होगी, ठीक है, ये इमेज होगी क्या होगी, ये वर्चुअल होगी, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट है या बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब क्या होगा, जब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत नज़दीक आ जाएगा, कितना नज़दीक आ जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, मतलब f1 के बीच में, मान लीजिए फोकल लेंथ की एकदम कम हो गई है, तो क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो एनलार्ज्ड होगी, अपराइट होगी ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के सेम साइड में ही ये इमेज फॉर्म होगी, ठीक है। जैसे हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखते हैं,
ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो देखते हैं वो क्या होता है, एक ही साइड में इमेज बनती है, एनलार्ज बहुत इमेज हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपराइट होती है, एक ही तरीके से एक ही इरेक्शन में एक ही अपराइट तरीके से दिखती है ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल होती है, ठीक है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है। ये वाला केस आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा, कुछ और चीज़ें देखी थी, रिवाइज करते हैं। हमने देखा था अगर बिटवीन f एंड 2f ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, बहुत नज़दीक आ गया है, ये देखिए यहाँ पे आ गया है ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा, यहाँ से ये ऑब्जेक्ट आ गया है, ये यहाँ पे, तो इसकी रेस बड़ी हो जाएंगी, फोकल लेंथ जो लेंथ से है इमेज का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। ये फोकल लेंथ इधर कम हुई तो इधर बढ़ गया, ठीक है, इधर बढ़ गया, ठीक है। वैसे ही इधर और कम हुई तो इधर इन्फिनिटी पे चली गई, ठीक है, कन्वर्जेंस कहाँ हुई, इन्फिनिटी पे चली गई। और दोनों ही केस में रियल इमेज फॉर्म होती हैं, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती हैं, बस इनका साइज बड़ा हो जाता है क्योंकि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो नज़दीक आती जा रही है किसके, लेंस के, ठीक है। अब जब ऑप्टिकल लेंस के बहुत नज़दीक आ जाती है तो क्या होता है, एनलार्ज इमेज फॉर्म होती है, अपराइट होती है, इन्वर्टेड नहीं होती है, और सेम साइड में फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट में इमेज फॉर्म होगी, राइट में है तो राइट में इमेज फॉर्म होगी, उतनी ही होगी, एनलार्ज होगी, अपराइट होगी और सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और ये इमेज जो होगी ये वर्चुअल होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जेंस होता है जिसकी वजह से वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी। अभी हमने बात की थी कॉनकेव लेंस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जब डिफरेंट होती हैं तो कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है, ठीक है। अब हम कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। कॉनकेव लेंस क्या करते हैं, ये रेस को, जो लाइट रेज होती हैं उनको डाइवर्ज करते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, डाइवर्ज करते हैं। तो इसमें दो केसेस हैं, तो डाइवर्जेंट करेंगे तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, आपको हमेशा ये याद रखना है, ठीक है। डाइवर्जेंस जब होगा तो वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, मतलब कॉनकेव लेंस क्या फॉर्म करते हैं, हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करते हैं। वर्चुअल इमेज का क्या मतलब होता है कि इनको स्क्रीन पे नहीं मतलब डायरेक्ट किया जा सकता है, या ये कन्वर्जेंस नहीं शो करते हैं। तो जो इमेज कन्वर्जेंस शो करेगी वही रियल होगी, और जो डाइवर्जेंस शो करेगी वो वर्चुअल हो जाएगी, ठीक है। अब देख लेते हैं कैसे एक्ट करेंगी, कैसे इमेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी यहाँ पे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, ऑब्वियसली डिमिनिश्ड होगी, ठीक है, ऑब्वियसली डिमिनिश्ड होगी। इसमें अपराइट होती है, ठीक है, अपराइट हो जाएंगी, ठीक है, डिमिनिश्ड और अपराइट हो जाएंगी, ठीक है, डिमिनिश्ड और अपराइट होती हैं इसमें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉन्वेक्स में कैसी होती थी, कॉन्वेक्स में डिमिनिश्ड भी होती थी और एनलार्ज भी होती थी, लेकिन इन्वर्टेड होती थी, ठीक है। तो इन्फिनिटी में क्या हो, कॉनकेव लेंस में क्या इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, डिमिनिश्ड होगी, अपराइट होगी और वर्चुअल होगी। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन रहेंगी, पोजीशन कहीं भी हो, पोजीशन ऑब्जेक्ट की कहीं भी हो। कौन कौन सी, ये डिमिनिश्ड रहेंगी, अपराइट रहेंगी और वर्चुअल रहेंगी, ठीक है। खाली इमेज जहाँ पे डाइवर्ज होगी, इमेज जहाँ पे फॉर्म होगी वो बदल सकती है, पर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो सेम ही रहेंगी, ठीक है, डिमिनिश्ड, अपराइट, ठीक है। फोकल पॉइंट ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो ये जब इन्फिनिटी पे रहेगी तब इमेज कहाँ फॉर्म होगी, फोकल पॉइंट पे ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। और जब इन फ्रंट ऑफ द लेंस अगर कोई पोजीशन आ जाती है ऑब्जेक्ट में तो वो कहाँ फॉर्म होगी, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, डिमिनिश्ड, अपराइट और वर्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कोई भी कॉनकेव लेंस के इमेज की, ठीक है। कोई भी कॉनकेव लेंस के इमेज की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, डिमिनिश्ड, अपराइट और वर्चुअल। लाइट के इम्पैक्ट्स जैसे रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन को पढ़ने के बाद, उन सारे फिनोमिनल्स को समझने के बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे रेनबो फॉर्म होते हैं या रेनबो में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो रेनबो समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहले रिफ्रैक्शन, जो हमने पढ़ रखा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये भी हमने पढ़ रखा है, और साथ ही साथ डिस्पर्जन, जब हम देखते हैं कि लाइट कैसे डिस्पर्स हो जाती है, जो वाइट लाइट होती है, जो सूरज की किरणें होती है वाइट लाइट होती हैं, और डिस्पर्स होने के बाद वो कैसे अलग अलग कलर्स में हो जाती हैं, ठीक है, अलग अलग कलर्स में, विबग्योर कलर में हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी अपनी पिछली स्लाइड्स में। यहाँ पे हम देखेंगे कैसे रेनबो फॉर्म होता है। रेनबो एक ऐसा पिक्यूलियर कॉन्सेप्ट है जिसमें लाइट के इम्पैक्ट जैसे कि रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन जो है तीनों काम करते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट जो है काम करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, एक एक करके काम करते हैं, जिसकी वजह से रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है। तो रेनबो कैसे फॉर्म होता है, मान लीजिए ये एक छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, आपको पता होगा एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ऊपर, ठीक है, लगभग 15-16 किलोमीटर की दूरी पे ऊपर साइड में वर्टिकल में, ठीक है।
ये टंगे रहते हैं आराम से, सस्पेंडेड रहते हैं, सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, ये टंगी रहती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जब एक साथ एकदम कोलेट हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, तब ये बारिश बन जाती हैं। पर जब तक ये बारिश नहीं बनती है तब तक क्या होता है, तब तक ये अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग टंगे रहते हैं, छोटे छोटे अलग अलग स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स टंगे रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ये सन है, ठीक है, ये सन है। अब सन की रेज क्या करती है, इन पे आती हैं, इन पे गिरती हैं सन की रेज, ये सन की रेज इस पे गिरी, ये सन की रेज इस पे गिरी, ये सन की रेज इस पे गिरी, ठीक है, ये सन की रेज इस पे गिरी, ठीक है। तो जैसे ही सन की रेज गिरती है इनके ऊपर, तो इनके ऊपर सन की रेज कहाँ से आ रही हैं, एयर क्या है, रेयरर मीडियम है, वाटर क्या है, डेंसर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। फिर डेंस वाटर ड्रॉपलेट्स डेंसर हैं, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, डेंसर मीडियम है। फिर ये एयर में जाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक और वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कैसे काम करती है। ये सन की रेज आई यहाँ पे, ये एयर है, ये एयर है, ये क्या है, ये रेयरर मीडियम है, आर मतलब हो गया रेयरर मीडियम हो गया, ठीक है। ये वाटर है अंदर, ठीक है, अंदर वाटर है, ठीक है, अंदर क्या है, अंदर वाटर है जो कि डेंस है, ठीक है, जो कि डेंस है, ठीक है। अब क्या हुआ माफ कीजिएगा, अब क्या हुआ, ये एयर आई, अरे सॉरी, ये लाइट आई सन से, ठीक है, यहाँ पे फॉल की, ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट पे फॉल की, तो रेयरर से डेंसर में जा रही है। तो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में, रिफ्रैक्शन में, कि जब रेयरर से डेंसर जाएगी तो क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, अंदर जाके ये थोड़ा डेविएट हो जाएगी लाइट, ठीक है, अंदर जाके लाइट डेविएट हो जाएगी। अब अंदर गई, अंदर क्या है, अंदर है डेंसर मीडियम, ठीक है, अंदर क्या है, अंदर है वाटर जो कि है डेंसर मीडियम, ठीक है। अगर हम क्रिटिकल एंगल जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा हो जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये जो रेज आई है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो ज़्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल क्या है, जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके बियॉन्ड लाइट जो है रिफ्लेक्ट नहीं करती है, रिफ्रैक्ट नहीं करती है, डेविएट नहीं करती है, बल्कि पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये सारी बातें हमने चैप्टर इससे पिछले वाले वीडियो में करी थी, आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो अंदर जाते ही डेंसर मीडियम एनकाउंटर होता है, ये अंदर गई, अंदर जाते ही डेंसर मीडियम एनकाउंटर हुआ, वाटर का डेंसर मीडियम, जिसकी वजह से क्या होता है, जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। जो सारी रेज हैं वो अंदर ही अंदर एस्केप नहीं कर पाती है, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती है, ठीक है, डेंसर मीडियम में ही अंदर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, एस्केप नहीं कर पाती हैं। और कुछ टाइम बाद जब वो एस्केप करती हैं तो वो डिस्पर्जन हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, लाइट डिस्पर्जन हो जाता है। लाइट जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग रंगों में दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रेनबो फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी वजह से रेनबो फॉर्म हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले हुआ रिफ्रैक्शन, एयर से गई वाटर में, जो सनलाइट है वो गई एयर से, मतलब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन हुआ। फिर क्या हुआ, फिर डेंसर मीडियम में क्या होता है, डेंसर मीडियम में जनरली अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में कोई लाइट पास हो रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है जनरली, जब जो है क्रिटिकल एंगल से कम ज़्यादा होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, या इंसिडेंट रे ज़्यादा एंगल बनाती है नॉर्मल से, ठीक है। तब अंदर जाके क्या हुआ, सनलाइट जो अंदर पहुंच गई वाटर ड्रॉपलेट के, वो टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होने लगी, पूरी रिफ्लेक्ट होने लगी, जिसकी वजह से वो चमकने टाइप की लगी, हल्की फुल्की, ठीक है। उसके बाद से वो एस्केप जब की तो वो डिस्पर्जन हुई, तो वो जो लाइट एस्केप हो गई वो डिस्पर्स हो गई, किसमें, 7 अलग अलग रंगों में, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिख जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिख जाता है, ठीक है। अब हमें डबल रेनबो कब दिखता है, दो रेनबो कब दिखते हैं, अगर हम यहाँ पे कहीं खड़े, रुकिए इसको क्लियर कर देते हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए और अच्छे से आपको समझा पाएँ कि डबल रेनबो भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमें दिखता है, ठीक है। प्राइमरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, मतलब एक रेनबो के अंदर दूसरा रेनबो, ठीक है। ये कैसे होगा, ये मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, कोई यहाँ पे खड़ा है, आप खड़े हैं या हम खड़े हैं, और हमारे पीछे सन है और सामने हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सामने हमारे क्या हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, सामने क्या है, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। तो हमने देखा सन को रेज अपनी स्ट्राइक करते हुए वाटर ड्रॉपलेट्स में। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर गई रेस, तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पहले प्राइमरी रेनबो में अगर सिंगल रेनबो दिख रहा है तो एक ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एक ही बार जो है टोटली रिफ्लेक्ट होती है लाइट, उसके बाद वो एस्केप होकर डिस्पर्जन क्रिएट कर देती है। पर इसमें क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो में 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं बिफोर कमिंग आउट ऑफ वाटर ड्रॉप। तो वाटर ड्रॉप के अंदर 2 बार टोटल इंटरनल
इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिस्पर्जन होता है और हमें दो दो रेनबो दिखते हैं। ठीक है, हमें दो दो रेनबो दिखते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स, हमने आपको बताया छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स पे जब लाइट पड़ती है तब क्या होता है, जो रे ऑफ लाइट है इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, उनमें रिफ्रैक्शन होता है, डेविएशन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, फिर डिस्पर्जन होता है। इफ़ एन ऑब्जर्वर हैज़ द सन एट बैक, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर है, इसकी बात हो रही है, अगर कोई भी ऑब्जर्वर के पीछे क्या है, सन है और आगे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो दैट ऑब्जर्वर में सी टू रेनबोज, वन इनसाइड द अदर। द इनर वन इज कॉल्ड प्राइमरी रेनबो एंड द अदर वन जो आउटर साइड में होता है वो सेकेंडरी रेनबो कहलाता है। ठीक है, प्राइमरी रेनबो के बारे में हम लोग ने देखा था जब पहली बार हमने आपको बताया था कि वाटर ड्रॉपलेट्स में जैसे ही रेस पड़ेंगी तो उन पहले डेविएट होंगी, फिर टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन परसीव करेंगी, उसके बाद वो डिस्पर्जन क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ, द पाथ ऑफ, तो प्राइमरी रेनबो में क्या है, सबसे पहले पाथ ऑफ टिपिकल रे फॉर्मिंग द प्राइमरी बो इन्वॉल्व्स रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्ट होगी, फिर इंटरनल रिफ्लेक्ट होगी और फिर एक अनदर रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, और इससे क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखेगा। ठीक है, डिस्पर्जन अकर्स एट बोथ रिफ्रैक्शंस, जैसे ही एंटर करेगी वाटर में तब भी डिस्पर्जन होगा, हमें रेनबो दिखेगा, और जैसे ही वाटर का मीडियम लीव करेगी तब भी डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ, डिस्पर्जन क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ सन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स, तो जो कलर्स हैं इनसाइड व्हाइट लाइट वो आपस में छिद्र विद्र जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें 7 रंग दिखने लगते हैं। ठीक है, तो ये डिस्पर्जन होता है रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, मतलब सॉरी, डिस्पर्जन दोनों ही रिफ्रैक्शंस के बेस पॉइंट पे होता है। ठीक है, फिर सेकेंडरी रेनबो है, सेकेंडरी रेनबो कैसे फॉर्म होती है, विच सफर टू इंटरनल रिफ्लेक्शंस। ठीक है, दो इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से सेकेंडरी रेनबो फॉर्म होता है। ठीक है, तो पानी की बूंद के ही अंदर क्या हो गया, 2 बार इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, जिसकी वजह से एक और रेनबो दिखने लगा। ठीक है, जिसकी वजह से एक और रेनबो दिखने लगा। पर जो सेकेंडरी रेनबो है ये थोड़ा सा कम इंटेंस होता है देन प्राइमरी रेनबो। ठीक है, ये याद रखिएगा कि सेकेंडरी रेनबो जो होता है थोड़ा सा कम इंटेंस होता है, इसकी जो विजिबिलिटी होती है या इसकी जो ब्राइटनेस होती है वो कम होती है कंपेयर्ड विद प्राइमरी रेनबो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने रेनबो का पूरा कॉन्सेप्ट देखा, कैसे लाइट एंटर करती है वाटर रेयरर मीडियम मतलब एयर से वाटर ड्रॉपलेट्स में जो कि एक डेंसर मीडियम है, फिर लाइट कैसे इम्पैक्ट करती है, कैसे कैसे फिनोमिनन होते हैं, जैसे ही लाइट जो है, सनलाइट जो है वाटर ड्रॉपलेट के सरफेस पे इम्पैक्ट करती है तो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के साथ साथ ही डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। फिर वाटर में जाती है, वाटर ड्रॉपलेट में जब लाइट जाती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। फिर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक ही बार होता है प्राइमरी रेनबो में, और अगर इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 2 बार हो गया तो वो सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और फिर जब लाइट बाहर निकलती है तब भी डिस्पर्जन होता है, जिसकी वजह से हमें रेनबो दिखता है। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉन्सेप्ट हमने प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो का भी देखा। प्राइमरी रेनबो में सिंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जहाँ पे डिस्पर्जन दोनों ही तरीके से तरफ से अकर होते हैं, एंटर करने के टाइम भी और एस्केप करने के टाइम भी। ठीक है, दोनों ही टाइम में जो रिफ्रैक्शन होता है उसी टाइम डिस्पर्जन भी होता है। सेकेंडरी रेनबो कब फॉर्म होता है, सेकेंडरी रेनबो जब एक लाइट जो होती है वो 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन सफ़र करती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी रेनबो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, पर सेकेंडरी रेनबो जो है कम ब्राइट होता है, कम इंटेंस होता है कंपेयर्ड विद प्राइमरी रेनबो। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। रेनबो के बाद हम लोग बात करेंगे रेनबो के कलर्स की। कुछ कलर्स होते हैं जो कि प्राइमरी होते हैं, फिर कुछ कलर्स होते हैं सेकेंडरी होते हैं, और कुछ कलर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या क्या होते हैं ये देखते हैं। तो प्राइमरी कलर्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, जो ओरिजिनल कलर होते हैं। ठीक है, ओरिजिनल कलर जो होते हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं, जिनके मिलाने विलाने से कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्राइमरी कलर। ये कौन कौन से होते हैं, स्पेक्ट्रल कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन एंड रेड आर कॉल्ड प्राइमरी colors because all other colors can be produced by mixing these in proper proportion। ठीक है, तो ब्लू, ग्रीन और रेड, BGR, RBG कैसे भी याद रखना है, RGB आप याद रख सकते हैं। ठीक है, BRG जैसे भी याद रखना है आप याद कर सकते हैं।
तो ये याद रखिएगा कि ये जो प्राइमरी कलर्स होते हैं, ये कलर्स ऐसे स्पेक्ट्रल कलर्स होते हैं जिनको आपस में मिला के सेकेंडरी कलर्स क्रिएट किए जा सकते हैं और तरीके के कलर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। और जब ये तीनों मिलाते हैं, जब तीनों ब्लू, रेड और ग्रीन मिल जाते हैं, तब वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, सॉरी वाइट कलर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी कलर्स की बात हो गई। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन और रेड, ठीक है। ये क्यों प्राइमरी कलर्स हैं? क्योंकि इनको, इन सारे कलर्स को, ब्लू, ग्रीन, रेड को आपस में मिला के ही क्या होता है, एक फिक्स प्रोपोर्शन में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिला के ही आप सेकेंडरी कलर्स और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी कलर्स होते हैं। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड। और अगर ब्लू, ग्रीन, रेड को आपस में ही मिला दिया जाए तो ये क्या होंगे? ये वाइट कलर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वाइट कलर के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, जिनको आपस में मिला के क्या होगा, रेड को ब्लू के साथ मिला के, ग्रीन को रेड के साथ मिला के नए सेकेंडरी कलर्स फॉर्म होंगे, जिनके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने प्राइमरी कलर्स देखा। फिर सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं? दीज आर द कलर्स प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर्स। कोई भी दो प्राइमरी कलर्स को मिला के जो भी कलर निकलता है उसको सेकेंडरी कलर कहते हैं, ठीक है। कोई भी दो कलर को मिला के, ठीक है, दो कलर को, प्राइमरी कलर्स होते तीन हैं, लेकिन अगर तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? हमने पढ़ा है वाइट लाइट हो जाएगी, वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर दो ही प्राइमरी कलर्स को मिलाया जाएगा तब सेकेंडरी कलर्स फॉर्म होंगे, ठीक है। तो कलर प्रोड्यूस बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी कलर। दीज आर थ्री सेकेंडरी कलर्स। तो यहाँ पे तीन सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं? येलो, मैजेंटा और क्यान, ठीक है। येलो कैसे फॉर्म होता है? तो ग्रीन और रेड का मिक्सचर है येलो, ठीक है। ग्रीन और रेड का मिक्सचर है येलो। रेड और ग्रीन को जब मिलाया जाता है, रेड और ब्लू को, तब वो बन जाता है मैजेंटा कलर, ठीक है, तब वो बन जाता है मैजेंटा कलर। नेक्स्ट है ब्लू और ग्रीन को जब मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है? तब बन जाता है क्यान कलर, ठीक है। तो ये तीन सेकेंडरी कलर्स के बारे में भी आप याद रखिएगा, ठीक है। ये तीन सेकेंडरी कलर्स के बारे में याद रखिएगा। प्राइमरी कलर्स देखे हमने। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू है, रेड है, ग्रीन है। इन्हीं प्राइमरी कलर्स में कोई दो कलर्स को अगर यूज़ किया जाए प्रॉपर प्रोपोर्शन में तो सेकेंडरी कलर्स फॉर्म होते हैं। सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं? येलो है, मैजेंटा है और क्यान है, ठीक है। ये हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स की बात कर ली। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं? एनी टू कलर्स व्हेन एडेड प्रोड्यूस वाइट लाइट, ठीक है। कोई भी दो कलर अगर वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं आपस में मिलने के बाद, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं, ठीक है, तब वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कहलाते हैं। क्लियरली, सेकेंडरी कलर एंड रिमेनिंग प्राइमरी कलर आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी एक सेकेंडरी कलर होगा उसको प्राइमरी कलर से मिला दिया जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर हो जाएगा, वाइट कलर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। रेड एंड क्यान, blue and yellow, green and magenta are complementary to each other. The different colors and their mixture, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कैसे बनते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं वाइट लाइट जब दो कलर्स आपस में मिलते हैं, ठीक है। तो कोई सेकेंडरी कलर और कोई रिमेनिंग प्राइमरी कलर आपस में अगर मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाते हैं, क्योंकि मिल के वो लोग क्या बनाएंगे? वाइट लाइट ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की बात हो गई, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं जो भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? जिनको मिला के क्या कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? जिसको मिला के सेकेंडरी कलर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। किन्हीं दो प्राइमरी कलर्स को मिला के सेकेंडरी कलर्स प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं? ब्लू, ग्रीन, रेड। और जब तीनों को मिला दिया जाएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? तब वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? जब कोई दो प्राइमरी कलर्स को मिला दिया जाता है तो जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो कलर्स एमिट होते हैं, वो होते हैं सेकेंडरी कलर्स, ठीक है। तीन सेकेंडरी कलर्स कौन कौन से हैं? येलो, मैजेंटा और क्यान, ठीक है। ये तीन कलर जो हैं सेकेंडरी कलर्स हैं। येलो कैसे बनता है? ग्रीन और रेड को मिला के येलो बनता है, ठीक है। ग्रीन और रेड को मिला के येलो बनता है। रेड और ब्लू को मिला के क्या बनता है? मैजेंटा बन जाता है। और ब्लू और ग्रीन को मिला के क्या बन जाता है? क्यान बन जाता है, ठीक है। फिर है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स कौन कौन से होते हैं? जो वाइट लाइट प्रोड्यूस करते हैं आपस में मिलने के बाद। जब दो कलर्स आपस में मिलके प्रोड्यूस करते हैं वाइट लाइट तो क्या हो जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। कैसे? हम देखते हैं, आपको बताते हैं, ठीक है। येलो, ठीक है, येलो प्लस ब्लू, ये क्या होगा बताइए आप? ये क्या लाइट प्रोड्यूस करेगा? ये वाइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। कैसे? येलो का मतलब क्या होता है? येलो का मतलब होता है ग्रीन प्लस रेड, ठीक है। येलो का मतलब होता है ग्रीन प्लस रेड। फिर यहाँ पे प्लस बी भी जोड़ लेंगे, ब्लू,
और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वाइट लाइट। ठीक है, तो ऐसे देखिए, प्राइमरी कलर, ब्लू प्राइमरी कलर प्लस येलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिलके क्या बना लेते हैं, येलो जो है सेकेंडरी कलर है, तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी कलर मिलके क्या बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, क्योंकि सेकेंडरी कलर और प्राइमरी कलर आपस में मिलके प्रोड्यूस करते हैं वाइट लाइट। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमेना जो हम लोग स्टडी करेंगे वो है स्कैटरिंग। ठीक है, स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, स्कैटरिंग का मतलब होता है अलग अलग दिशाओं में चले जाना। अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट है, कहीं भी लाइट आ रही है, अलग अलग दिशाओं में चली जा रही होती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम उसे स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, हम उसे क्या कहते हैं, स्कैटरिंग कहते हैं। सिंपल सी भाषा में यही मतलब होता है। ठीक है, ये हम आपको एक थोड़ा सा कोशिश करते हैं फिगर बना के दिखाने की। ये आपकी टॉर्च है, टॉर्च लाइट है। ठीक है, यहाँ से अगर ये लाइट निकल रही है और बीच में आपने कोई पेपर लगा दिया, मान लिया छोटा सा पेपर लगा दिया, ये लाइट है, यहाँ पे आपने छोटा सा पेपर लगा दिया। पेपर लगाने के बाद क्या आप नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि जो लाइट थी पहले, ये जो लाइट थी ये अलग अलग दिशा में अब रीडायरेक्ट हो गई। ठीक है, अलग अलग दिशा में अब रीडायरेक्ट हो गई, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अलग अलग दिशा में रीडायरेक्ट हो गई। तो इस जो फिनोमेनन अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं लाइट बीम्स, उसको क्या कहते हैं, उसको ही हम स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक है, उसको ही हम स्कैटरिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो रिफ्लेक्शन भी है एक तरीके से, तो हम बताते हैं रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग में क्या अंतर है। ठीक है, ये दूसरी सोर्स ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, आपने यहाँ पे एक पेपर रख दिया। ठीक है, पेपर रख दिया, यहाँ से लाइट निकली, ये लाइट निकली। ठीक है, यहाँ से ये लाइट निकली और ये स्कैटर कर गई। ठीक है, ये दूसरा यूज करते हैं, ये स्कैटर कर गई, यहाँ ये रिफ्लेक्ट कर गई, ये रिफ्लेक्ट कर गई ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर गई, यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्शन ही दिख रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में, तो जब स्कैटरिंग में क्या होता है, जब ये लाइट वेव है, जो ये लाइट वेव है जब इंटरैक्ट करती है इस मैटर के साथ, इस पार्टिकल के साथ इंटरैक्ट करती है, तो जो लाइट के फोटॉन्स हैं वो पहले मैटर में एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, पहले मैटर में क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं, उसके बाद ये री एमिट होते हैं अलग अलग दिशा में, अलग अलग रिफ्लेक्शन ये दिखाते हैं अलग अलग दिशा में। ठीक है, अलग अलग दिशा में री एमिट होते हैं। ठीक है, तो पहले ये एब्जॉर्ब होते हैं, फिर ये अलग अलग दिशा में क्या होते हैं, मूव कर जाते हैं, एमिट हो जाते हैं। वाइल इन रिफ्लेक्शन क्या होता है, जो ये लाइट एनर्जी है जैसे ही यहाँ पे लड़ी सरफेस से, ये एनकाउंटर हुई, ये सरफेस है पार्टिकल का, जैसे ही एनकाउंटर हुई वैसे ही ये रिफ्लेक्ट कर गई। यहाँ पे लाइट एब्जॉर्प्शन का कोई भी फिनोमेनन नहीं नोटिस किया जाता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है रिफ्लेक्शन के प्रोसेस में, रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन में। पर स्कैटरिंग में पहले क्या होता है, लाइट जो फॉल कर रही है सरफेस पे, उस पार्टिकल के सरफेस पे, तो पार्टिकल पहले एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट को, फिर री एमिट करेगा इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ये डिफरेंस होता है स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन में। ठीक है, रिफ्लेक्शन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता है लाइट का, स्कैटरिंग में होता है। ठीक है, ये सिंपल तरीके से हमने आपको बता दिया, आप टेक्स्ट पढ़ लेते हैं जो भी लिखा है। तो स्कैटरिंग इज द फिनोमेनन बाय विच बीम ऑफ लाइट इज रीडायरेक्टेड इन मेनी डिफरेंट डायरेक्शंस। ठीक है, ये हमने देखा अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में एमिट हो जाती हैं व्हेन इट इंटरैक्ट्स विद पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक बात है। स्कैटरिंग अकर्स व्हेन द पार्टिकल ऑफ लाइट इज फुली एब्जॉर्ब। ठीक है, यही हम आपको बता रहे थे, स्कैटरिंग तब होती है जब जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स हैं, वो मैटर में पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होके फिर एमिट होते हैं। ठीक है, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब होके फिर एमिट होते हैं, तब होता है स्कैटरिंग। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, वाइल रिफ्लेक्शन इज व्हेन अ वेव प्रिंसिपल इज सिंपली रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस विदाउट इंटरैक्टिंग। ठीक है, तो यही बात हो गई, जो लाइट के फोटॉन्स हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, अगर एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो स्कैटर करेंगे, अगर नहीं एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है यही लाइट एब्जॉर्प्शन की। नेक्स्ट है हमारे पास वेवलेंथ और स्कैटरिंग को लेके एक फिनोमेनन है या एक रिलेशन है, तो ये इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है स्कैटरिंग और वेवलेंथ के बीच। ठीक है, इनवर्स रिलेशन दिखाता है, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो हमने वेवलेंथ के बारे में पढ़ा था अपने पुराने वाले पार्ट 2 में पढ़ा था कि कैसे वेवलेंथ और कैसे इंटेंसिटी आपस में इंटरैक्ट करती हैं या आपस में कैसे रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो हमने विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, VIBGYOR। ठीक है,
ये हमने पूरा पढ़ा था और हमने देखा था ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का एक ऑर्डर है, ठीक है। मतलब वायलेट की वेवलेंथ कम है, फिर इंटेंसिटी की वायलेट की वेवलेंथ ज़्यादा कम है, फिर उससे ज़्यादा वेवलेंथ है आई की, इंडिगो की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ है ब्लू की, ब्लू से ज़्यादा वेवलेंथ है ग्रीन की, ग्रीन से ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है येलो की, येलो से ज़्यादा वेवलेंथ है ऑरेंज की, और ऑरेंज से ज़्यादा वेवलेंथ है रेड की, ठीक है। तो ये हमने डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर जैसा भी कह लें आप, ये ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ देखा था, ठीक है। विबग्योर में क्या देखा था, वायलेट की जो है वो सबसे कम वेवलेंथ होगी, और रेड की जो कलर एकदम एक्सट्रीम पे है, ये जो कलर स्पेक्ट्रम के एक्सट्रीम पे रेड है, इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी, और वायलेट जो अनदर एक्सट्रीम पे है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा शॉर्ट होगी। ये शॉर्टेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है, और ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। अब ये क्या कह रहे हैं, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर। तो शॉर्टर वेवलेंथ मतलब कौन सी लाइट होंगी, मतलब वायलेट कलर की लाइट होगी, इंडिगो कलर की लाइट होगी, ब्लू कलर की लाइट होगी, ये सब ज़्यादा स्कैटर करेंगी, ठीक है, ये सब ज़्यादा स्कैटर करेंगी। तो हमें ये एक तरीके से इन्वर्स रिलेशन मिल गया कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे स्कैटरिंग कम होगी, ठीक है। स्कैटरिंग बढ़ी मतलब वेवलेंथ कम हुई, ठीक है, स्कैटरिंग घटी मतलब वेवलेंथ बढ़ी, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ लेस स्कैटरिंग, शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग, ठीक है। ये सिंपल सा रिलेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से एग्जाम में, इसी के एप्लीकेशन से एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने स्कैटरिंग और वेवलेंथ की एक रिलेशनशिप देख ली। कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो अभी हमने देखा VIBGYOR, ठीक है। तो हमने देखा मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी है, रेड की है, मैक्स, ठीक है, मैक्स है ये, और V की मिनिमम है, ठीक है, V की क्या है, मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग कौन करेगा, सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग ये करेगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा मिनिमम वेवलेंथ मैक्सिमम स्कैटरिंग, क्यों, क्योंकि स्कैटरिंग और वेवलेंथ में इन्वर्स का रिलेशन है, ठीक है, मैक्सिमम स्कैटरिंग, ठीक है, मैक्सिमम स्कैटरिंग, मैक्सिमम स्कैटरिंग मिनिमम वेवलेंथ, ठीक है। सबसे ज़्यादा वायलेट क्या करेगा, सबसे ज़्यादा वायलेट स्कैटर करेगा, उसके बाद इंडिगो स्कैटर करेगा, उसके बाद ब्लू स्कैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर कर रहा है वायलेट और इंडिगो के बाद, इसलिए हमें जो है कलर ऑफ स्काई और कलर ऑफ ओशन ब्लू दिखता है, ठीक है। अब आप पूछेंगे वायलेट सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है तो हमें वायलेट ओशन क्यों नहीं दिखता है, या इंडिगो ओशन या इंडिगो ब्लू क्यों, इंडिगो स्काई क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि वायलेट कलर जो है इतना ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, बहुत ज़्यादा, अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा दूर 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 बहुत दूर 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 तक फैली है तो वो नहीं दिखेगी ना, ठीक है, वो नहीं दिखेगी। जो बहुत ही थोड़ी सी कम कॉन्सेंट्रेटेड होगी, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा छिद्री होगी, बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, तो कोई चीज़ नहीं दिखेगी, उसे थोड़ा बहुत आसपास भी होना चाहिए, ठीक है। तो वायलेट की वेवलेंथ की वजह से क्या होता है, वायलेट के कलर्स ऐसे ऐसे हो जाते हैं, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ, इतनी ज़्यादा स्कैटरिंग होती है जिसकी वजह से आप परसीव नहीं कर पाते, आपकी आई परसीव नहीं कर पाती वायलेट कलर को, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इंडिगो क्यों नहीं दिखता है, स्काई या ओशन, इंडिगो इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आई है वो इंडिगो को उतनी अच्छी तरीके से परसीव नहीं कर पाती है। ह्यूमन आई जो है हमारी, वो इंडिगो कलर को उतनी अच्छी तरीके से सेंसिटाइज नहीं कर पाती, या सेंसिटिव होती, लेस सेंसिटिव होती है इंडिगो कलर के प्रति हमारी आंख, जिसकी वजह से इंडिगो को भी परसीव नहीं कर पाती। बचा ब्लू। अब ब्लू की स्कैटरिंग कैसी है, जैसे हमने देखा था, अब ब्लू की स्कैटरिंग ब्लू कलर के लेते हैं, ब्लू कलर की स्कैटरिंग ऐसी है, ठीक है, ये स्कैटर अलग अलग हो रहा है लेकिन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ये, ठीक है। अब और वायलेट कैसे होता है, वायलेट कलर कौन सा होगा, यहाँ पे ये वायलेट हो गया, मान लीजिए ये वायलेट मान लीजिए, ठीक है, पर्पल है लेकिन इसको आप थोड़ा सा वायलेट मान लीजिए। तो वायलेट की कैसे होती है, वायलेट की ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, वायलेट की ऐसे ऐसे होती है। अब ये वायलेट जो है, ये कितने भी ब्राइट हो, कितने भी ब्राइट हो, कितनी भी इंटेंसिटी इनकी हाई हो, पर ये हमको नहीं परसीव होंगे क्योंकि इतनी दूर 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 है। जबकि जबकि जो ब्लू है वो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड भी है, स्कैटर्ड होने के साथ थोड़ा सा आपस में कॉन्सेंट्रेटेड भी है, जिसकी वजह से हमें ब्लू स्काई दिखता है, ठीक है। तो हमने देखा, पहले हमने देखा स्कैटरिंग और वेवलेंथ की रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे इंटेंसिटी और स्कैटरिंग की रिलेशनशिप, की कौन कितना स्कैटर करेगा तो कितना इंटेंसिफाई करेगी उसकी लाइट, ठीक है, ये देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है पहले ये देख लेते हैं। ब्लू कलर ऑफ
स्काई इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हमने देखा ब्लू कलर क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर वायलेट और इंडिगो के बाद सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है, जिसकी वजह से हमें ब्लू स्काई और ब्लू ओशन दिखता है। ठीक है, अब रायले का स्कैटरिंग लॉ है, ये कहता है, रायले का स्कैटरिंग लॉ कहता है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज मैक्सिमम फॉर शॉर्टर वेवलेंथ्स। ठीक है, VIBGYOR, ये क्या कहता है रायले स्कैटरिंग लॉ, कि जिसकी ज़्यादा सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होगी उसकी इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का इनवर्स रिलेशन हो गया। ठीक है, इंटेंसिटी मैक्सिमम फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ी इंटेंसिटी कम हुई, वेवलेंथ घटी इंटेंसिटी ज़्यादा हुई। ठीक है, तो स्कैटर्ड लाइट जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करेगी फॉर शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, तो वायलेट और इंडिगो, वायलेट तो बहुत ज़्यादा स्कैटर कर गया तो बहुत इंटेंसीफाई भी कर जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इंडिगो, ह्यूमन आई सेंसिटिव नहीं है इंडिगो को लेके, तो बचा हमारा ब्लू कलर जो कि सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्कैटर करेगा, क्यों स्कैटर करता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम है। ठीक है, स्कैटर सबसे ज़्यादा क्यों करता है, क्योंकि वेवलेंथ कम है। तो हमने ये देखा था स्कैटरिंग जो है इन्वर्सली रिलेटेड है वेवलेंथ से, वेवलेंथ बहुत कम होगी तो स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, तो ब्लू कलर स्कैटर सबसे ज़्यादा कर रहा है। साथ ही साथ ये क्या हो रहा है, इनवर्स रिलेशन भी है, किसका, इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ। ठीक है, मतलब स्कैटरिंग भी ज़्यादा हो रही है और इंटेंसिफाई भी ज़्यादा कर रहा है, ब्राइट भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, स्कैटरिंग भी ज़्यादा कर रही है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो रही है शॉर्टर वेवलेंथ के कलर्स की। शॉर्टर वेवलेंथ का कलर यहाँ पे कौन बचा, तो ब्लू बचा, जिसकी वजह से हमें ब्लू स्काई और ब्लू जो ओशन है वो दिखता है। ठीक है, तो द स्कैटर्ड लाइट कंटेन्स वायलेट, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, जो स्कैटर्ड लाइट है वो वायलेट, ब्लू और ग्रीन है। आई क्यों नहीं है, आई क्योंकि हमारी आई हमारी सेंसिटिव नहीं है इंडिगो को लेके। ठीक है, वायलेट इज स्कैटर्ड अगेन एंड रिमूव्ड, इंडिगो इज लेस सेंसिटिव टू द ह्यूमन आई एंड इज इन स्मॉलर अमाउंट्स। इंडिगो जो है वो स्मॉलर अमाउंट में होता है और ह्यूमन आई से प्रति सेंसिटिव नहीं होता है। देयरफॉर वी सी ब्लू विच हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू के पास हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, अगर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे लाइट टकराकर क्या होती है, स्कैटर्ड होती है। ठीक है, स्कैटर्ड होती है तो क्या होता है, ब्लू कलर हमें दिखता है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, तो हमें स्काई वुड लुक परफेक्टली ब्लैक, हमें सिर्फ ब्लैक स्काई दिखेगा। ठीक है, तो जो भी एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं एटमॉस्फेयर छोड़ के स्पेस स्टेशन में, उनको पूरा का पूरा जो स्काई है वो ब्लैक दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, जिसकी वजह से जो लाइट आ भी रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है, वो स्कैटर नहीं कर रही है, वो कोई भी फिनोमेनन नहीं शो कर रही है, जिसकी वजह से जो स्काई होता है उन्हें पूरा ब्लैक दिखता है। ठीक है, ब्लू नहीं दिखता है क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, ये याद रखिएगा। स्कैटरिंग का फिनोमेना हम लोग एक्सटेंड करते हैं कुछ और एग्जांपल्स में, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अभी हमने देखा था कि स्काई और ओशन का ब्लू कलर क्यों होता है। अब हम देखते हैं वाइट क्लाउड्स क्यों होते हैं, क्लाउड नीले क्यों नहीं हो जाते हैं या क्लाउड पीले क्यों नहीं हो जाते, क्लाउड वाइट्स क्यों रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि ये जो क्लाउड का साइज होता है, क्लाउड के अंदर क्या होता है, क्लाउड के अंदर आइस होती है या पानी होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं या आइस क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, ये आइस क्रिस्टल्स हो गए, वाटर ड्रॉपलेट्स हो गए। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होता है, जब एनर्जी यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। ठीक है, सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, यहाँ पे ये सनलाइट यहाँ पे इंटरैक्ट करेगी क्लाउड से, क्लाउड का साइज बड़ा है, किससे, वेवलेंथ से, लाइट की वेवलेंथ से क्या है, क्लाउड का साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हर दिशा में स्कैटर हो जाती है। ठीक है, हर दिशा में ये स्कैटर हो जाएंगे, हर दिशा में स्कैटर हो जाती है। ठीक है, ये स्कैटर हो जाती है। ठीक है, हर दिशा में ये स्कैटर हो जाती है, हर दिशा में स्कैटर हो जाती है। ठीक है, और ये जो स्कैटरिंग है ये डिफ्यूज होती है। ठीक है, इसको कुछ लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का भी नाम देते हैं। ठीक है, ये जो स्कैटरिंग है ये डिफ्यूज है। ठीक है, तो अब जब स्कैटरिंग हो रही है तो सारे कलर्स इसके क्या हो रहे हैं, सारे कलर्स इसके जो सनलाइट आ रही थी और टकरा रही थी क्लाउड से, और क्लाउड्स इसको स्कैटर कर रहे थे एब्जॉर्ब करने के बाद, तो ये सारे कलर्स भी री एमिट हो रहे थे। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर, पूरा कलर जो है, विबग्योर जो है पूरा कलर क्या हो रहा था, स्कैटर हो रहा था। ठीक है, पूरा का पूरा स्कैटर हो रहा था। ठीक है, अब विबग्योर अगर पूरा का पूरा स्कैटर होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वाइट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये पता होगा, वैसे तो B+G+R होता है वाइट, ब्लू प्लस ग्रीन प्लस रेड जब एब्जॉर्ब होगा
तो वाइट कहलाता है, ठीक है। ये हमने प्राइमरी कलर्स में देखा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कलर्स जो हैं ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सब क्या होंगे, पूरी की पूरी तरह स्कैटर हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमें सिर्फ वाइट लाइट दिखेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वाइट लाइट दिखेगी। क्लाउड्स आर वाइट बिकॉज Clouds are white because size of the particles scattering light is larger than the wavelength of incident light. तो जो पार्टिकल्स का साइज है, मतलब क्लाउड्स का साइज है, वो ज़्यादा बड़ा है देन वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उससे ज़्यादा साइज है पार्टिकल्स का, ठीक है। वेवलेंथ जो है इंसिडेंट लाइट की, उससे ज़्यादा पार्टिकल्स बड़े हैं स्कैटरिंग लाइट के मतलब जो क्लाउड के पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा बड़े हैं लाइट से, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट लाइट है, जिसकी वजह से ये स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। और हर बीम में क्या होता है, हर बीम में विबग्योर कलर होते हैं जो आपस में मिलके क्या होते हैं, आपस में मिलके वाइट ही होते हैं, ठीक है। दीज पार्टिकल कॉजेज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन मेकिंग क्लाउड्स अपीयर वाइट, ठीक है, इसलिए हमें क्लाउड्स वाइट दिखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिनोमिनन है वो देखते हैं, रेड कलर, सॉरी नेक्स्ट एप्लीकेशन है या नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, रेड कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। तो बादल लाल क्यों हो जाते हैं जब सनराइज या सनसेट हो जाता है, ठीक है, या सूरज हमें लाल क्यों दिखता है सनराइज और सनसेट के टाइम, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको, यही जो हमने पढ़ा है स्कैटरिंग का, यही सारा फिनोमिनन लगेगा, ठीक है। तो सनराइज के टाइम या सनसेट के टाइम क्या होता है कि जो भी लाइट रेज होती हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है पूरे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। पूरे एटमॉस्फेयर में सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है, सनराइज ये अर्थ है मान लीजिए, ठीक है, और ये सूरज है, ठीक है। ये जब सनराइज हो रहा है, सूरज उठ रहा है, तो बहुत लंबा इसकी लाइट को ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है। सूरज उठ रहा है, बहुत लंबा पाथ जो है, लंबी दूरी जो है सनलाइट को ट्रैवल करनी पड़ती है अर्थ तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लाइट को क्या होता है, लाइट को बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है टू रीच अस, ठीक है। अर्थ तक रीच करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पहले तो ये पूरा सोलर सिस्टम पार करना पड़ता है, उसके बाद क्या एटमॉस्फेयर पास करके ये हमारे पास आती है, ठीक है। तो इतना लंबा रास्ता हो गया, ठीक है, इतना लंबा रास्ता हो गया। तो ये क्या हुआ, लंबे रास्ते की वजह से क्या हुआ, अब हम फिर अपना विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, ठीक है। लंबा रास्ता होने की वजह से क्या हुआ, स्कैटरिंग ज़्यादा हुई, ठीक है, स्कैटरिंग ज़्यादा हो गई। वायलेट उड़ गया, इंडिगो उड़ गया, ब्लू उड़ गया। क्यों उड़ गया, क्योंकि ये क्या हुए, स्कैटर्ड हो गए और हमारी लाइन ऑफ साइट के बाहर हो गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचता है, VIB-G तक उड़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें बचता है येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम स्कैटर यही तीन कलर्स करते हैं, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, और सबसे ज़्यादा इसमें वेवलेंथ किसकी होती है, O और R की, ऑरेंज या रेड की। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ मतलब मिनिमम स्कैटरिंग, ठीक है, मिनिमम स्कैटरिंग किसकी, वायलेट की, और सॉरी ऑरेंज की या रेड की। इसीलिए हमें कभी कभी जो स्काई है या जो सनराइज या सनसेट के टाइम जो पूरा एटमॉस्फेयर है या स्काई भी कह सकते हैं आप हल्का सा, वो ऑरेंज या रेड दिखता है, क्योंकि इनकी मिनिमम स्कैटरिंग होती है। मिनिमम स्कैटरिंग क्यों होती है, क्योंकि इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से जो हमें आकाश है वो रेड या ऑरेंज दिखता है, स्पेसिफिकली सनराइज और सनसेट के टाइम। क्योंकि सनराइज और सनसेट के टाइम क्या होता है, सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन रेज है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हैं हमारे पास, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हैं हमारे पास, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये जो सारे कलर्स हैं ये स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, ये सब स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं, ठीक है। बचती है हमारे पास येलो, ऑरेंज और रेड। तो बचने वालों में से ऑरेंज और रेड की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, जिसकी वजह से मिनिमम स्कैटरिंग होती है। ये वाला रिलेशन हमने अभी पढ़ा था, लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्गर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो बिल्कुल स्कैटर नहीं करती है, इसीलिए ऑरेंज और रेड हमारे पास बच जाते हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई रेड और ऑरेंज दिखता है, ठीक है। ये बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट लाइट हैज़ टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस या ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी। Shorter wavelengths are scattered and removed, leaving us with sunlight minus scattered light, which is red in color, ठीक है, मतलब ऑरेंज और रेड ये हो जाता है।
ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, रुकिए इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसको हम अच्छे से बात कर सके उसके बारे में। नेक्स्ट है ग्रेइश कलर ऑफ स्मोक एंड मिनरल्स। ठीक है, स्मोक फ्रॉम सिगरेट, द ग्रेइश कलर ऑफ मेनी मिनरल्स आर ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी स्कैटरिंग की वजह से होता है, हमें ग्रे कलर दिखता है। क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, पार्टिकल जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं हवा में। ठीक है, तो जब स्मोक निकलती है, छोटी छोटी स्मोक्स के पार्टिकल्स निकलते हैं, लाइट इनसे क्या करती है, लाइट इनसे स्कैटर करती है, लाइट को ये स्कैटर करते हैं, जो छोटे छोटे स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं वो स्कैटर करते हैं लाइट को। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं, तो एक पर्टिकुलर लाइट ही नहीं फॉर्म हो पाती है। ठीक है, पर्टिकुलर कोई लाइट फॉर्म ही नहीं हो पाती क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ ग्रीन का, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हुआ वायलेट का, फिर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ रेड का। इस तरह क्या होता है कि कोई भी एक स्पेसिफिक कलर नहीं रिफ्लेक्शन कोई भी एक कलर स्पेसिफिकली स्कैटर नहीं हो पाता है। कुछ कलर्स एब्जॉर्ब होते हैं, अलग अलग इंटेंसिटी में एब्जॉर्ब होते हैं, तो क्या होता है जिसकी वजह से ग्रेइश कलर आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ग्रेइश कलर आ जाता है। ठीक है, जैसा हमने देखा था ब्लैक कलर हो जाता है अगर कोई एटमॉस्फेयर ना हो तो स्काई ब्लैक कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो भी पार्टिकल्स होंगे या जो भी कुछ भी होगा, जो भी स्कैटरिंग करेगा या रिफ्लेक्शन करेगा जो भी पार्टिकल, तो वो क्या करेगा, वो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करेगा, कुछ एमिट करेगा, कुछ अलग अलग एक ही कलर का अलग अलग पार्ट एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसकी वजह से कोई एक डेफिनेट कलर नहीं देख पाएंगे। जैसे रेड कलर हम डेफिनेटली देख लेते हैं सनराइज और सनसेट के टाइम, वैसे इसमें नहीं देख पाएंगे स्मोक्स में, मिनरल्स में, या जब एटमॉस्फेयर ना हो तो स्काई कैसे ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक या ग्रे कलर हमें देखने को मिलता है, ग्रेइश कलर ऑफ स्मोक एंड मिनरल्स, क्योंकि जो भी स्कैटरिंग होती है लाइट की वो किसी डेफिनेट कलर की नहीं होती है, वो कुछ कलर्स एब्जॉर्ब होती है, कुछ कलर्स को एमिट करती है, अलग अलग इंटेंसिटी में एब्जॉर्ब होती है, अलग अलग इंटेंसिटी में एमिट होती है, जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है, लीडिंग टू ग्रे और ब्लैक अपीयरेंस। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये पूरी स्कैटरिंग के फिनोमेनन समझ में आया होगा। जो हमने एप्लीकेशंस डिस्कस किए, जो रिलेशन देखे हमने स्कैटरिंग वेवलेंथ का और इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ का, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर हमने एप्लीकेशंस देखे थे स्काई में, ओशन में, क्लाउड्स में, सनराइज और सनसेट के टाइम। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें आपको लगता है समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम और कोशिश करेंगे सिंप्लीफाई करने की। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट है, ये भी बहुत आसान है। पहले हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस के कॉन्सेप्ट को। तो ये कहता है अगर दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, ठीक है, ये मान लीजिए सोर्स 1 है, S1 है सोर्स ऑफ लाइट, और एक दूसरी सोर्स हम ले लेते हैं, ये S2 है। ठीक है, ये S2 है, S2 है। ठीक है, और ये एक स्क्रीन है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से ये एक लाइट निकली और यहाँ पे आके गिरी, यहाँ पे आके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे करती है। ठीक है, ये कांटेक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से सोर्स 2 से लाइट निकली और यहाँ आके इससे ओवरलैप हो गई। ठीक है, यहाँ के इससे ओवरलैप हो गई। तो ये क्या हो रहा है फिनोमेनन, ये इंटरफेरेंस का फिनोमेनन है। इसका मतलब क्या हुआ, दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट जब ओवरलैप करती हैं, दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट, S1 यहाँ पे सोर्स 1 है और यहाँ पे दूसरी टॉर्च है हमारी S2 सोर्स 2, यहाँ आके क्या हो रही है, यहाँ आके ओवरलैप हो रही है। ठीक है, यहाँ आके क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है, ये यहाँ के ओवरलैप हो रही है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट यहाँ आके ओवरलैप हो रही है, आपस में मिल जा रही है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, जब दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट आपस में मिलके एक अलग लाइट क्रिएट करती हैं, तब इनको इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, इंटरफेरेंस कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, ये S1 की लाइट है, मतलब टॉर्च 1 की लाइट है, ये ऐसे 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 जा रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे यहाँ तक पहुँच रही है। अब S2 की लाइट कैसे पहुँच रही है यहाँ तक, ओवरलैप होने से पहले तक, तो ये ऐसे ऐसे ये पहुँच रही है, वेव पैटर्न बनाते बनाते यहाँ तक पहुँच रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जब ये मिली आपस में तो नया वेव पैटर्न बनेगा। ठीक है, आपस में जब मिली तो ये नया वेव पैटर्न ऐसे ऐसे बना ली। ठीक है, ऐसे ऐसे बना ली। ठीक है, तो यही होती है इंटरफेरेंस, जब आपस में दो सोर्सेज ऑफ लाइट जो है आपस में मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक नया पैटर्न ड्रॉ होता है, नया वेव पैटर्न जो है
इमर्ज होता है, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस, इसको कहते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी ये। अब हम देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या लिखा है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट अकर्स when टू और मोर लाइट ओवरलैप। ठीक है, टू और मोर लाइट मतलब रेड लाइट और येलो लाइट मिलके ओवरलैप हो गई, मतलब आप कलर में देखिए, अलग अलग सोर्सेज देखिए, S1 और S2 की लाइट मिलके क्या हुई, ओवरलैप हो गई। ठीक है, एंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू पैटर्न। ठीक है, तो S1 की वेव पैटर्न और S2 की वेव पैटर्न कंबाइन होके S3 जैसी पैटर्न हो गई, जो कि बिल्कुल अलग है S1 की पैटर्न से, पैटर्न ऑफ लाइट से, और S2 के पैटर्न ऑफ लाइट से S3 की पैटर्न अलग हो गई। तो ये क्यों हुई, इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव सिमिलर टू वाटर वेव्स। ठीक है, तो अगर आप जल्दी जल्दी जैसे अपने कमरे में कभी बाल्टी से पानी डालिए, कभी आपने पोछा ओछा लगाया होगा तो आपको पता होगा, कभी आप पानी डालिए जल्दी से, बाल्टी से पानी डालिए तो वेव्स बनती हैं छोटी छोटी। इसी के पीछे अगर आप दूसरी बाल्टी से भी पानी डाल दीजिए और आपस में ये दोनों ही बाल्टी का पानी ओवरलैप कर जाएगा, तो रफ्तार बहुत तेज़ हो जाती है, और क्या होता है, उसकी जो वेव्स होती हैं, जो पानी की वेव्स होती हैं, वो थोड़ा बड़ी हो जाती है। ठीक है, बड़ी हो जाती हैं वेव्स, बाल्टी 1 के पानी और बाल्टी 2 के पानी से बड़ी हो जाती है मिलके। ठीक है, तो इसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। बस सिंपल सा फिनोमेना था, हमने आपको समझा दिया। इसमें एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जिसे हमें याद रखना है, होलोग्राफी। ठीक है, इंटरफेरेंस यूज, होलोग्राफी में इंटरफेरेंस का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, जब दो लाइट्स कंबाइन होती हैं, दो सोर्सेज ऑफ लाइट कंबाइन होती हैं, तो ये बहुत ब्राइट हो जाती है। ऑब्वियसली जब दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट मिलेंगी आपस में तो कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, कंबाइन होकर क्या हो जाएंगी, ब्राइट हो जाएंगी। ब्राइट होती तभी तो वेव पैटर्न अलग हो जाते हैं, है ना, वेव पैटर्न तभी तो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए ऐसे देखिए ना, आप एक कोई डार्क प्लेस में कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, मान लीजिए सेब रखा है एक अंधेरे कमरे में, आप एक लाइट टॉर्च मारेंगे सेब पे तो वो कम ग्लो करेगा, पर दो टॉर्च अलग अलग लाइट से, अलग अलग सोर्स ऑफ लाइट रहेगी उसी पे पड़ रही है तो ज़्यादा ग्लो करेगा। क्यों, इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, तो इंटरफेरेंस का एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा गया है वो है होलोग्राफी का। ठीक है, होलोग्राफी में क्या होता है, ये 3D इमेजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, होलोग्राम्स आप देखे होंगे बुक के पहले लगा रहता है, चिपका रहता है, तो ये 3 डायमेंशनल इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। क्यों, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट जो होती हैं इन पे इंटरफेरेंस करती हैं और इनको ब्राइट बना देती है, बहुत चमकते हैं ना ये, क्योंकि इंटरफेरेंस की वजह से अलग अलग सोर्सेज ऑफ लाइट यहाँ पे आके मिलती हैं, ओवरलैप करती हैं और इनको ब्राइट बना देती हैं। ठीक है, बाकी ये जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होलोग्राफी वाला बस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और ये इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है लाइट को लेकर, तो वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या कहता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट रिफर्स टू ओरिएंटेशन ऑफ लाइट वेव्स। ठीक है, लाइट वेव्स कैसे ओरिएंट होंगी, कैसे बिहेव करेंगी पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रैवलिंग में या पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये बताती है हमें पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आप जानते होंगे लाइट वेव्स क्या करती हैं, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग। ठीक है, लाइट वेव्स ऐसे जा रही है तो ये वाइब्रेट करेगी हर डायरेक्शन में। ठीक है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर, सारे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है मतलब ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन दे आर ट्रैवलिंग, ऐसे वाइब्रेट करेगी, ऐसे वाइब्रेट करेगी, ये भी तो परपेंडिकुलर ही हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये भी ऐसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो सारे डायरेक्शंस में जो है लाइट वेव्स क्या करती हैं, वाइब्रेट करती है। ठीक है, पोलराइजेशन कब होता है, जब व्हेन दीज वेव्स आर फिल्टर्ड सो दैट दे वाइब्रेट इन ओनली वन डायरेक्शन। ठीक है, अगर लाइट वेव्स को कुछ ऐसा फिल्टर कर दिया गया, उनको कुछ ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर दिया गया उनके लिए कि लाइट वेव जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर पाएंगे, इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही मान लीजिए, या सिर्फ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, सिर्फ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है। अगर लाइट ऐसे वर्टिकल आ रही है तो सिर्फ इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, तो इस चीज़ को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। जब लाइट की जो फिनोमेनन है हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करने की, उसको हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने के लिए, इस चीज़ को हम लोग पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये फिनोमेनन हो गया। अब इसके यूजेस हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये पोलराइजेशन यूज़ किया जाता है फॉर डिटर्मिनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटर्मिन करने के लिए और स्पेसिफिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डार्क सब्सटेंस को डिटर्मिन करने के लिए पोलराइजेशन का यूज़ किया जाता है। ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, हम पोलराइज सनग्लासेस हम लोग पहनते हैं, जब पोलराइज सनग्लासेस जब हम पहनते हैं तो
क्या होगा, अगर हम पोलराइज सनग्लासेस नहीं पहने हैं तो कोई भी जो रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारे आंख पे वो चारों तरफ से हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ से हो रहा है, ठीक है, चारों तरफ से हो रहा है, ठीक है, जो क्योंकि लाइट जो है वो हर वेव लाइट जो है हर दिशा में वाइब्रेट करती है, ठीक है। तो ये मान लीजिए हमारी आंख है, ये हमारी आंख है मान लीजिए, ठीक है, तो ये यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, यहाँ से भी लाइट आ रही है, तो आंख चौंधिया जाती है, कंफ्यूज हो जाती है, ठीक है। तो इसको बचाने के लिए पोलराइड सनग्लासेस क्या करती हैं, पोलराइड सनग्लासेस, अब आपने आपके चश्मे ने, आपके आंख ने, सॉरी आपकी ये आंख है, इन्होंने चश्मे पहन लिए हैं पोलराइड वाले, ये चश्मा पहन लिया है पोलराइड वाला, ठीक है। तो पोलराइड क्या करेगा, ये बहुत सारी डायरेक्शन से वेव आ रही है, वाइब्रेट हो रही है अलग अलग डायरेक्शंस में, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही है। तो ये जो ये चश्मा है आपका, ठीक है, इसको चश्मे को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, फैंसी बना देते हैं, ठीक है, ब्लू कलर का आपने पोलराइड पहना है, तो ये एक ही डायरेक्शन में इसको वाइब्रेट करने देगी, ठीक है, और ये आंख में आएगी, ठीक है, आंख में एक ही डायरेक्शन से वाइब्रेट होके आएगी और ये क्या करेगी, ग्लेयर को रिड्यूस कर देगी, ठीक है, बाय हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सर्फेसेस लाइक ग्राउंड और वाटर। तो कोई भी ग्राउंड या वाटर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, अलग अलग वाइब्रेशंस होंगी, ठीक है, तो इन वाइब्रेशन को सिंगल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए पोलराइज्ड ग्लासेस यूज होता है, जिसकी वजह से ग्लेयर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। ये छोटा सा फिनोमेनन था पोलराइजेशन का। और कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी जो हम देखते हैं, एलसीडी स्क्रीन जो देखते हैं कैलकुलेटर्स में, वॉचेस में, नंबर्स और जो लेटर्स होते हैं वो लिक्विड क्रिस्टल्स को यूज करके फॉर्म होते हैं थ्रू पोलराइजेशन ऑफ लाइट। नहीं तो हमें बहुत उड़े उड़े नंबर देखेंगे, बहुत ही धुंधले धुंधले नंबर देखेंगे, ठीक है। पोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, जो भी नंबर्स और लेटर्स हमें दिखते हैं वो स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, ब्राइट दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सीडी प्लेयर्स, ठीक है, सीडी प्लेयर्स आप देखे होंगे कि चमकती रहती है ब्लू कलर्स में, क्यों, क्योंकि पोलराइजेशन वहाँ पे एक्ट कर रहा है। 3D पिक्चर्स में पोलराइजेशन यूज होता है, ठीक है। सोलर कंपास में पोलराइजेशन यूज होता है। विंडशील्ड ऑफ ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है, ऑटोमोबाइल्स के लिए क्या है, क्योंकि ग्लेयर को रिड्यूस करने के लिए ही ये काम होता है, विंडशील्ड जो होती हैं पोलराइड की बनी होती हैं, ठीक है, ताकि जो भी अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रही हैं उनको एक सिंगल डायरेक्शन में डायरेक्ट कर दिया जाए, सिंगल वाइब्रेशन में डायरेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर दी जाए। विंडो पेन्स इसीलिए यूज होती है, जो पोलराइड विंडोज होती हैं ज़्यादातर ये प्लेन में इस्तेमाल होती है, ठीक है, और ट्रेन में भी इस्तेमाल होती है, एंड स्पेशली ऑफ एन एयरप्लेन। इसमें क्या होता है, ये कंट्रोल करती है लाइट को एंटर करने से, ताकि एक ही बीम ऑफ लाइट वाइब्रेट करे एक ही डायरेक्शन में, वरना बहुत ज़्यादा अलग अलग दिखेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है अंदर, ठीक है। तो विंडो पेन्स जो पोलराइड विंडो पेन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करने में हेल्प करते हैं लाइट को। ऑयल पेंटिंग्स, ठीक है, कलर कंट्रास्ट को इम्प्रूव करने में पोलराइड्स यूज़ किए जाते हैं ऑयल पेंटिंग्स में, ठीक है। अब एक ही वाइब्रेट कलर, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, तो क्या होगा, वो इम्प्रूव हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा, तो पेंटिंग वो ब्राइट हो जाएगी पोलराइड की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट देखा, पोलराइजेशन से रिलेटेड जो एग्जांपल्स थे हमने वो देखे।